प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम एमएसआई इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 8 जो कि जीव जनन कैसे करते हैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चों, इस अध्याय में आज जिस टॉपिक को हमको देखना है वो है मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन ये इस पाठ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मुख्य टॉपिक है। और इस टॉपिक पे डिटेल में जाने से पहले, इससे पहले कि हम और ज़्यादा कुछ इसके बारे में जाने, पहले ये देख लिया जाए कि हमको मानव में लैंगिक जनन के अंतर्गत हमको कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको पढ़ना होगा। इससे हमको एग्ज़ाम में आसानी होगी। तो आइए पहले इसके मुख्य बिंदु देखा जाए। इस पाठ में, इस टॉपिक के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आते हैं वो है मनुष्य में लैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन, इसका एक समरी, एक ओवरव्यू ये देखा जाएगा। फिर गौर लैंगिक लक्षण, ये वो लक्षण हैं जिनसे हम पुरुष और स्त्री के बीच में भेद कर सकते हैं और जो हमको बताते हैं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। इन लक्षणों को गौर लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो इन लक्षणों के बारे में पढ़ा जाएगा। नर के गौर लैंगिक लक्षण पढ़ा जाएगा, मादा के गौर लैंगिक लक्षण पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने के बाद हम नर जनन तंत्र देखेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो भी अंग आते हैं उन अंगों को देखेंगे और इस तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे और देखेंगे कि इस अंग का क्या कार्य है। ये अंग नर युग्मक बनाएगा जिसको शुक्राणु कहा जाता है। अगला जो बिंदु है वो है मादा जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत हम जो भी अंग आते हैं उनको देखा जाएगा और इसके साथ इसका भी सचित्र वर्णन किया जाएगा। और मादा जनन तंत्र का काम है, इसका कार्य है अंडाणु बनाना और इस अंडाणु बनाना और ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन की क्रिया में युग्मनज बनाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद हम निषेचन की क्रिया को देखेंगे कि निषेचन कैसे हो रहा है, किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है। मासिक धर्म देखेंगे जो कि स्त्रियों में एक मुख्य गौर लैंगिक लक्षण है। इसको पढ़ने के बाद फिर मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे और फिर जन्म स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मगर चूंकि ये एक बड़ा टॉपिक है तो आज इस वीडियो में हम इसमें जिन टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मनुष्य के लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन, गौर लैंगिक लक्षण जिसमें नर के गौर लैंगिक लक्षण देखा जाएगा और मादा के गौर लैंगिक लक्षण देखा जाएगा और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें जो अंग आते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। साथ में शुक्राणु का स्ट्रक्चर देखा जाएगा और उसकी संरचना देखी जाएगी और जो भी इसके अंतर्गत चीजें आती हैं इस वीडियो में हम लोग इतनी चीजें देखा जाएगा। तो आइए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसमें हम लोग मनुष्य में लैंगिक जनन, इसका एक ओवरव्यू देखा जाए, एक समरी देखा जाए कि मनुष्य में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या ये बाकी अन्य जीवों के जैसी ही है या कुछ भिन्न है। तो जब हम मनुष्य में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर जिनके पास नर जनन तंत्र पाया जाता है और मादा जिनके पास मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र का कार्य है नर युग्मक बनाना। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वो विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। गुणसूत्र का जो नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है और मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा। मगर जब नर युग्मक बनता है, शुक्राणु बनता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन की वजह से शुक्राणु में केवल 23 ही गुणसूत्र पहुंचते हैं। इसी प्रकार मादा जनन तंत्र का कार्य है अंडाणु बनाना, जो कि एक मादा युग्मक है और इसके बनने में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसमें गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाता है। मादा में 46 गुणसूत्र हैं तो युग्मक के अंदर केवल 23 पहुंचेंगे। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है और नर युग्मक मादा युग्मक
इन दोनों में निषेचन होता है। निषेचन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से 23 क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी 23 गुणसूत्र था। निषेचन की क्रिया में 23 और 23 मिले, फिर से 46 हो गए। युग्मनज फिर गर्भाशय के अंदर ये इसका विकास होता है और ये भ्रूण बनता है, और ये भ्रूण फिर शिशु के रूप में जन्म लेता है। युग्मनज से शिशु बनने तक की जो भी अवस्था है, जो भी समय लगेगा, उस समय को गर्भावस्था कहा जाता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बने नर तथा मादा युग्मकों के सहयोग से युग्मनज बनता है, जो समसूत्री विभाजनों द्वारा नए मनुष्य में विकसित होता है। नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। इनका निर्माण वृषण में होता है। अभी आगे हम लोग जब नर जनन तंत्र देखेंगे तो वहां हम वृषण को भी देखेंगे। मादा युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। इनका निर्माण अंडाशय में होता है, और अंडाशय के बारे में इसका जो डायग्राम है, चित्र है, वो हम मादा जनन अंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे। नर तथा मादा युग्मकों के सहयोग से युग्मनज बनता है। देखा भी हमने, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज प्रारंभिक भ्रूण के रूप में गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है और शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो युग्मनज से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की जो अवस्था है, अवधि है, उसको गर्भावस्था कहा जाएगा। इसके बाद ये तो मनुष्य में लैंगिक जनन का एक ओवरव्यू है, एक समरी है। तो आइए अब जरा इसके डिटेल पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गौण लैंगिक लक्षण की। ये वो लक्षण हैं जिनसे हम पुरुष और स्त्रियों को पहचान सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं। हमको मालूम है कि मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हैं। इनके जनन अंग अलग अलग हैं। नर में नर जनन अंग पाया जाता है, मादा में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। जिस मानव में नर जनन अंग पाया जाएगा उन्हें पुरुष कहा जाएगा, और जिस मानव में मादा जनन अंग पाए जाएंगे उन्हें स्त्री कहा जाएगा। हम पुरुषों और स्त्रियों को उनके बाह्य लक्षणों से पहचान सकते हैं, और जिन लक्षणों से हम पुरुषों और स्त्रियों में भेद करेंगे उन्हीं लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। कभी आपने स्त्रियों में दाढ़ी मूंछ नहीं देखा होगा, पुरुषों में ही देखा होगा। इसी प्रकार स्त्रियों में आपने स्तनों का आकार बढ़ा हुआ देखा होगा, त्वचा प्रायः तैलीय देखा होगा, मुंह से निकलते देखा होगा। तो ये वो लक्षण है जो पुरुष और स्त्री में भेद करते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाएगा। और नर के गौण लैंगिक लक्षण और मादा के गौण लैंगिक लक्षण दोनों अलग अलग हैं। आइए अब उनकी डिटेल पे चलते हैं, देखा जाए कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं नर के गौण लैंगिक लक्षण। चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं, जिनको दाढ़ी मूंछ कहा जाता है। कंधे चौड़े हो जाते हैं। अस्थियों के आकार तथा पेशिन्यास में वृद्धि होती है। स्वर भारी हो जाता है। शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, और वृषण कोशों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि होती है। तो ये नर के गौण लैंगिक लक्षण है। इसी प्रकार मादा के गौण लैंगिक लक्षण कौन से हैं? शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव होने लगता है। स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। हमको मालूम है कि मनुष्य जो है ये स्तनधारी प्राणी है, और स्तनधारी होने की वजह से ये जो है स्तनों से, इसमें जो मादा हैं उनके स्तनों से जो दूध का स्राव होता है वो इनके बच्चों के लिए एक पोषक आहार है। त्वचा प्रायः तैलीय हो जाती है। कभी कभी मुहासे भी निकलने लगते हैं। कूल्हे फैलकर चौड़े होने लगते हैं। कक्षी एवं जघन बाल उगने लगते हैं, और अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य गौण लैंगिक लक्षण मादाओं में है। मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना और अंडोत्सर्ग का मतलब जो ओवरीज से एग का, ओवम यानी जो मादा युग्मक है उसका जो है बाहर आ जाना, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये हम लोग मादा जनन अंग पे जब चलेंगे तो वहां हम लोग डिटेल देखा जाएगा। तो ये नर और मादा के गौण लैंगिक लक्षण हैं जिनसे हम दोनों के बीच में भेद कर पाते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं नर जनन तंत्र के ऊपर। नर जनन तंत्र की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके अंगों की बात करते हैं कि कौन कौन से वो अंग हैं जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं।
नर जनन तंत्र में देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम अलग अलग अंगों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक अंग ये आपका बना हुआ है, मैं लेजर लाइट से दिखा रहा हूं। इसको वृषण या टेस्टिस कहा जाता है। नर में एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। ये वृषण एक थैली में बंद है, जिस थैली को वृषण कोश कहा जाता है या स्क्रोटम कहा जाता है। ये थैली उदर गुहा से अलग, यानी हमारी शरीर से अलग होती है। ऐसा क्यों है? क्यों ये अलग है? क्योंकि वृषण का कार्य है शुक्राणु यानी नर युग्मक बनाना, मगर हमारे जो शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर शुक्राणु नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए प्रकृति ने वृषण को हमारे शरीर से थोड़ा सा अलग रखा है, ताकि ये अपना तापमान हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री कम रख सके और शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। इसीलिए ये वृषण कोश की सहायता से ये उदर गुहा से अलग रहते हैं और अपने तापमान को हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम रखते हैं, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। वृषण के आगे देखिए एक काले रंग से एक आपको नलिका की तरह कुछ दिख रहा होगा। इसको अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये वृषण के अग्रभाग में दिखाई देने वाली एक अति कुंडलित नलिका है। ये एक ऐसी नलिका जो बहुत ज्यादा कुंडलित है। जब वृषण शुक्राणु बनाएगा तो शुक्राणु बनने के बाद सबसे पहले अधिवृषण में आएंगे। अधिवृषण एक काफी अधिक कुंडलित नलिका है और इसमें जो शुक्राणु हो उनका संचय भी होगा, साथ में उनका कुछ पोषण भी होगा, जिससे वो थोड़ा बहुत चलने फिरने में समर्थ हो जाएंगे। अधिवृषण से फिर एक यहाँ पे एक नलिका निकल रही है। इस नलिका को शुक्रवाहिनी कहेंगे। ये शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, ये शुक्रवाहिनी इसका जो दूरस्थ भाग है ये जा करके एक दूसरी नली में मिल रहा है, जो नली मूत्राशय से आ रही है, जहां मूत्र जमा होता है। तो शुक्रवाहिनी ये उदर गुहा के अंदर जाके घूम के और फिर ये आके मूत्रनाल से मिल रही है, मूत्रनाल से मिल रही है। और इसके मिलने से पहले यहाँ पे 2 ग्रंथि दिखाई दे रही है। एक है शुक्राशय और दूसरा है प्रोस्टेट। शुक्राशय और प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि ये केवल पुरुषों में ही पाई जाती है। शुक्राशय, इससे जिस द्रव का स्राव होगा वो एक क्षारीय द्रव होगा। साथ ही प्रोस्टेट, इससे भी जो द्रव का स्राव होगा ये क्षारीय द्रव होगा। ये द्रव जो है, इसके स्राव की वजह से जो शुक्राणु है उसको एक माध्यम मिलेगा स्थानांतरण के लिए और साथ ही साथ उसका पोषण भी होगा। तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु और शुक्राशय तथा प्रोस्टेट का जो स्राव है, इन तीनों को मिला के ही वीर्य कहा जाता है। इसके आगे मूत्रनाल में आगे आपको एक और ग्रंथि दिखाई दे रही है जिसको काउपर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का जो स्राव है वो मूत्रनाल को चिकना बनाएगा, जिससे शुक्राणुओं को आगे जाने में, स्थानांतरण होने में कोई भी परेशानी ना हो। मूत्रनाल आगे की तरफ ये दूरस्थ शिशिन में प्रवेश करती है और शिशिन के अग्रभाग में जाकर ये खुलती है। शिशिन ये एक ऐसा अंग है जो शुक्राणुओं को योनि में, मादा की योनि में प्रवेश कराने में सहायता करेगा। तो ये अंग हैं। एक बार फिर से इन अंगों का नाम देख लिया जाए। सबसे पहले वृषण, टेस्टिस, ये मैं लेजर से भी दिखाता जा रहा हूं। दूसरा अधिवृषण, ये काले रंग का आगे की तरफ। शुक्रवाहिनी, ये एक नलिका जो घूम के उदर गुहा में जा रही है। शुक्राशय, शुक्रवाहिनी आगे जाके इसी ग्रंथि से मिल रही है। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि ये आगे जहां शुक्रवाहिनी जो है ये मूत्रनाल से मिल रही है, उस जगह पर एक और ग्रंथि है जो प्रोस्टेट। काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट के थोड़ा सा नीचे। और फिर मूत्रनाल के अग्रभाग जिसको शिशिन कहा जाता है, जो शुक्राणुओं को मादा योनि में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो आइए अब इन अंगों को थोड़ा डिटेल में देखा जाए। सबसे पहले वृषण।
नर में केवल एक जोड़ा वृषण होता है। ये उदर गुहा के बाहर त्वचा के बने वृषण कोशों में स्थित रहते हैं। अभी हमने देखा भी कि ये जो है वृषण कोशों में स्थित है, बाहर की तरफ ये वृषण कोश है स्थित है। ये वृषण कोशों की दीवार से दृढ़ तंतुओं से जुड़े रहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। यह आपको बताया जा चुका है। इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं ताकि इनका ताप प्रायः शरीर के सामान्य ताप से कम रहे। अगर ये शरीर के अंदर होते तो ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाते। वृषण का क्या कार्य है? वृषण का कार्य है शुक्राणु बनाना और साथ ही नर हार्मोन्स जिनको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है इनका भी निर्माण करना होता है। दूसरा जो अंग है वो है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। चित्र में हमने देखा था आगे की तरफ ये काली कुंडलित नलिका, अति कुंडलित नलिका। एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण या वृषण कोशों के भीतर अति कुंडलित नलिकाओं का बना होता है। यहां शुक्राणुओं का संचय भी होगा और साथ में पोषण भी होगा। फिर शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, ये वही नलिका है जो घूम करके एपिडिडाइमिस से निकल रही है और घूम करके आगे जाके यूरिथ्रा यानी मूत्रनाल से जाके जुड़ रही है। इस नलिका को कहा जाएगा शुक्रवाहिनी। यह वृषण कोशों से निकलने वाली एक पतली संकरी लगभग 6 मीटर लंबी नली है जिसका निकटस्थ भाग अधिवृषण से जुड़ा रहता है और दूरस्थ भाग उदर गुहा में प्रवेश कर मूत्रनाल में खुलता है। ये 6 मीटर जो दिया है, ये 6 मीटर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अधिवृषण और शुक्रवाहिनी दोनों का मिला करके जो लंबाई है वो 6 मीटर लगभग है। अगला जो ग्रंथि है वो है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। अभी चित्र में हमने देखा था शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां शुक्रवाहिनी जिस स्थान पर मूत्रनाल से मिलती है वहीं पर यह दोनों ग्रंथियां स्थित होती हैं। चित्र में हमने देखा भी है। यह दोनों ग्रंथियां एक क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इसी माध्यम में इनका पोषण भी होगा और साथ में स्थानांतरण में भी मदद मिलेगी। यह स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और तथा स्थानांतरण में मदद करते हैं। इन ग्रंथियों का स्राव एवं शुक्राणु मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। तो अगर पूछा जाए वीर्य किसे कहते हैं तो वीर्य इज इक्वल टू शुक्राणु प्लस शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, इसको मिला के वीर्य कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां केवल पुरुषों में ही मिलती। अगली जो ग्रंथि है वो काउपर ग्रंथि है। चित्र में फिर से देख लिया जाए काउपर ग्रंथि। ये प्रोस्टेट के थोड़ा सा नीचे है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का स्राव मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है और विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करता है। मूत्रनाल, यूरिथ्रा, ये वही नलिका है, लंबी नलिका जो आगे शिश्न में अग्रभाग में जा रही है। यह एक पेशीय मोटी नली है। यह शिश्न के दूरस्थ सिरे पर खुलती है। पुरुषों में मूत्र तथा शुक्राणु दोनों ही मूत्रनाल से बाहर निकलते हैं। और जो अंतिम अंग है वो है शिश्न या पेनिस। यह वीर्य को स्त्री की योनि में पहुंचाता है। तो कुल ये सारे अंग हैं जो नर के जनन तंत्र में पाए जाते हैं और इन अंगों को साथ में इस चित्र को अच्छे से पढ़िएगा। अब आइए हम देखते हैं पुरुषों में यौनारंभ यानी प्यूबर्टी इन मैन। यौनारंभ क्या है? जब नर जननांग अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो इस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं। क्या कार्य है नर जननांग का? उनका कार्य है शुक्राणु बनाना तथा हार्मोन बनाना। यह सामान्यतः 15 से 18 वर्ष की आयु में होता है। यौनारंभ होते ही वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। यह हार्मोन वृद्धि तथा गौण लैंगिक लक्षणों की परिपक्वता का नियमन करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो भी गौण लैंगिक लक्षण हमने पढ़ा है वो गौण लैंगिक लक्षण इन्हीं हार्मोन्स की वजह से दिखाई देते हैं। अब चलते हैं नर युग्मक यानी शुक्राणु की संरचना देखते हैं। यहाँ पे चित्र बना हुआ है शुक्राणु का और
शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये वृषण में होता है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। शुक्राणु के निर्माण के लिए हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, और इसके लिए जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं ताकि इनको ये कम तापमान प्राप्त हो सके और ये शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। अब अगर शुक्राणु के संरचना को देखा जाए तो इसमें 3 भाग है। एक शीर्ष भाग जिसको हेड कहा जाएगा, एक मध्य भाग जिसको मिडिल पीस कहा जाएगा। शीर्ष भाग और हेड मध्य भाग को जोड़ने वाले भाग को गर्दन कहा जाएगा, जो शीर्ष भाग और मध्य भाग को जोड़ रहा होगा। और आखिरी भाग जिसको अंतिम भाग जिसको टेल या पूंछ कहा जाएगा। तो ये 3 भाग है। अगर शीर्ष वाले भाग को देखा जाए तो इसमें सबसे आगे आपको एक थैली दिख रही होगी जिसको एक्रोसोम कहा जाता है। ये एक्रोसोम निषेचन के समय, जब निषेचन होगा, जब शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा, उस वक्त अंडाणु की दीवार को गलाने के लिए ये एक्रोसोम गलाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जो हैप्लॉइड होता है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब नर युग्मक बनता है तो ये अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, तो इसमें केवल जो गुणसूत्र हैं उनका जो संख्या है वो आधी हो जाती है। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, मगर शुक्राणु में केवल उनका आधा ही पहुंचेगा अर्धसूत्री विभाजन की वजह से, यानी 23 पहुंचेगा। जो भी युग्मक होंगे उनमें आधे ही पहुंचते हैं। दूसरा जो भाग है, शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ने के बीच में एक गर्दन है, गर्दन में सेंट्रियोल पाया जाता है। उसके बाद एक मध्य भाग आता है। मध्य भाग में आप देख रहे हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सर्पिल क्रम में व्यवस्थित हैं और एक शीट बना रहे हैं। इस शीट को माइटोकॉन्ड्रियल शीट कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल शीट। ये माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि ये जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह है, तो इसका यहाँ पर भी काम ऊर्जा ही देना होगा। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा और इसी ऊर्जा की मदद से शुक्राणु जो है वो चलने की क्रिया करेंगे। अंतिम जो भाग है वो पूंछ है, और पूंछ का जो भाग है यह शुक्राणुओं में गमन में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नर जनन तंत्र पूरा हुआ और हमने इस भाग में मनुष्य में लैंगिक जनन का एक समरी देखा, गौर लैंगिक लक्षण देखा और साथ ही नर जनन तंत्र देखा। इसमें जो अंग आ रहे थे उन अंगों को देखा और इसका सचित्र वर्णन देखा। साथ में शुक्राणु की संरचना भी देखी हमने। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी भाग ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम मादा जनन तंत्र देखेंगे, इसका सचित्र वर्णन करेंगे और इसमें जो भी अंग आते हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ निषेचन की क्रिया देखेंगे कि कैसे नर और मादा युग्मक मिलते हैं और मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। एवं स्त्रियों में मासिक धर्म की जो क्रिया है उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये हमारे अगले वीडियो में होगा और इसके बाद फिर एक अंतिम वीडियो इस चैप्टर का आएगा जिसमें हम मानव जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, परिवार नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको क्या क्या जानकारी आवश्यक है। ठीक है, तो अब आप इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए। कोई भी भाग अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, बाय।